कुछ आर्टिकल्स जो है बार बार रिपीट होते हैं, तो सभी आर्टिकल्स को हमने इसी एक वीडियो के अंदर कंपाइल किया है 100 क्वेश्चंस के अंदर। नहीं, आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है आपके एग्जाम में। वो कौन कौन से प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो सभी प्रश्नों को इसी एक वीडियो में हमने कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो इसमें मैंने 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं और इन 100 क्वेश्चन से बाहर आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, डेफिनेटली आर्टिकल से जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आपको 2 से 3 मार्क्स दिलवाने वाला है। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? जब संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान पारित किया गया था तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितने? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। हाँ, वर्तमान में अनुसूचियां हो गई हैं 12 और अनुच्छेद की संख्या भी 400 450 से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो अनुच्छेद आज भी 395 ही है, क्योंकि उनमें ए बी करके पार्ट जोड़े गए हैं, है ना। जो भी आर्टिकल्स बढ़ाए गए हैं वो आर्टिकल ए बी सी डी करके पार्ट जोड़े गए हैं, लेकिन मूल रूप से अभी भी 395 अनुच्छेद ही है। अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का संघ है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो अनुच्छेद 1 में ही ये चीज अंकित है कि भारत राज्यों का संघ है। अब हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पता होना ही चाहिए कि आर्टिकल 1 क्या है। तो ये हमेशा पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत ही बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या वर्णित है? नए राज्यों का प्रवेश, यह आर्टिकल नंबर 2 में वर्णित है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो किन अनुच्छेदों में? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। कौन भारत का नागरिक हो सकता है, किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ये सारे प्रावधान जो है आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में दिए गए हैं। और ये आर्टिकल नंबर 5 से 11 जो है ये भाग नंबर 2 है, ठीक है, याद रखिएगा, भाग नंबर 2 में ही आर्टिकल 5 से 11 दिए गए हैं और ये नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो किन आर्टिकल्स की में जो है मूल मौलिक अधिकार बताए गए हैं? तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग की बात करें तो मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भाग 3 में ही मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान में किस भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है क्योंकि इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो आर्टिकल नंबर 17 जो है ये अस्पृश्यता का जो है अंत करता है, अस्पृश्यता उन्मूलन करता है। याद रखिएगा, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 17 है और ये एसएससी का फेवरेट आर्टिकल है, हमेशा पूछा जाता है एसएससी के एग्जाम में। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल नंबर 14 जो है, विधि मतलब कानून, यानी सभी लोग कानून के समक्ष जो है समान है, कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है, सभी के लिए कानून जो होता है वो समान होता है। ये आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत बताया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई? तो भाषण की अभिव्यक्ति जो है वो किस में दी गई है? आर्टिकल नंबर 19 में। याद रखिएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो दी गई है वो आर्टिकल नंबर 19A। देखिए 19 में कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, मैं अभी आपको सारे ही बता देता हूं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत। एग्जाम में आपको ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगी प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है। कभी कभी सिर्फ आर्टिकल 19 ही दिया होता है, तब भी आप उसी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये जो है ये आर्टिकल 19B है। कौन सा है?
आर्टिकल नंबर 19 बी। आप ये मत सोचिएगा कि सर ए बी करके नहीं आते हैं, अभी रिसेंट में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में आर्टिकल 19 के जो एबीसीडी करके पार्ट है वहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको ये सारे याद रखने होंगे। तो ये वाला आर्टिकल बी जो है 19 बी है। कौन सा अनुच्छेद संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 19 सी है। आप इसको याद रख सकते हैं, सी फॉर संघ, आर्टिकल सी फॉर संघ, इस तरह से याद रख लीजिएगा। आर्टिकल मतलब क्वेश्चन 14 है, कौन सा अनुच्छेद देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये है आर्टिकल नंबर 19 डी। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 19 डी। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये कहीं भी हम रह सकते हैं, ये किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 19 ई के अंतर्गत हमको अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये कौन सा आर्टिकल होगा? तो ये होगा आर्टिकल नंबर 19 एफ। ठीक है, कौन सा होगा? एफ नहीं होगा, जी होगा। ठीक है, जी क्यों होगा? क्योंकि एफ खत्म कर दिया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। ये जो आर्टिकल नंबर 19 एफ है, ये संपत्ति का अधिकार था जिसको खत्म कर दिया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 19 जी के अंतर्गत आता है। मैं एक बार आपको सारी ही रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, 19 ए में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 बी में स्वतंत्र शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, 19 सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, 19 डी में देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है, ई में जो है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, एफ में संपत्ति का अधिकार था जो कि हटा दिया गया है, अभी ये हटा दिया गया, और जी में जो है कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इलीगल व्यापार आप कर सकते हैं, आपको नहीं, हमको तो 19 जी के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सारे एक बार आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एबीसीडी करके भी। अगला प्रश्न है आर्टिकल 15 संबंधित है। अब आर्टिकल 15 तो मूवी भी आई थी, किस चीज से रिलेटेड है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये आर्टिकल नंबर 15 में दिया गया है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 24 है। कौन सा है? 24। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न ऐसा ही कुछ रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों आदि में नियोजन पर प्रतिषेध है? ये भी प्रश्न पूछा गया, ऐसे घुमा के पूछा गया। देखिए, जो प्रश्न जैसे ट्विस्ट करके एग्जाम में दिया गया ना, वैसे मैंने भी इस वीडियो में आपको दिए हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 14 वर्ष। मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं कर सकते। अब 24 में लास्ट में 4 आता है और 14 में भी लास्ट में 4 आता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं कितने वर्ष से कम? 14 वर्ष से कम आयु की। कौन सा आर्टिकल? 24। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आता है तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होकर 23 टिक कर देते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत बेगारी और मानव तस्करी का प्रतिषेध है? तो ये आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत है। बेगारी और मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी मानव की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है। और बेगारी का जो मतलब होता है यानी किसी को से जबरदस्ती आप काम करवा लो और उसके पैसे ना दो, उसको बोलते हैं बेगारी करवाना। तो ये गैर कानूनी है आर्टिकल नंबर 23 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को किसी भी धर्म के अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 25 के अंतर्गत दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया? तो कौन सा आर्टिकल था? ये आर्टिकल नंबर 31 था, जिसको रिमूव कर दिया गया। ये संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपाधि का अंत हो गया? यानी जो उपाधियों का अंत है वो किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 18 के अंतर्गत ये आता है।
कौन सा अनुच्छेद प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मूल अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत सभी को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। मतलब कि जीने का अधिकार है, हम सभी लोग जी सकते हैं और इस अधिकार को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। यहाँ तक कि आपातकाल भी लगाया जाए तब भी इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है सरकार के द्वारा। कौन से अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भी प्रभावी रहते हैं? यार ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा आता है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो है ना आर्टिकल 20 और 21 है, इनको जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, सस्पेंड नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान, याद रखिएगा। अच्छा, ये आर्टिकल 20 किससे है? तो ये दोष सिद्धि से संबंधित है, ठीक है। जब तक दोष साबित ना हो किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता, और एक ही दोष के लिए दो बार किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, एक ही दोष के लिए दो बार उसे सजा नहीं दी जा सकती। ये सब आर्टिकल नंबर 20 के अंतर्गत दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 20 और 21 इन दोनों को आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कभी कभी जब क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए होते हैं एग्जाम में, तो वहां पर 21 ना दे करके सिर्फ आर्टिकल 20 दे देता है, तो आपको 20 ही टिक कर लेना होता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? यानी माइनॉरिटीज राइट की अगर बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 29 के अंतर्गत आता है, और ये वाला प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के मौलिक शिक्षा का अधिकार वर्णित है? तो मौलिक शिक्षा का अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 21A में वर्णित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये था 86वां संविधान संशोधन। देखिए, ये हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, और इसको मौलिक अधिकार के रूप में 21A में भी जोड़ा गया है। किस वर्ष 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में जोड़ा गया था? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था। लेकिन ये किस वर्ष हुआ था 86वां संविधान संशोधन? तो वर्ष 2002 में किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसी के अंतर्गत 21A में मौलिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद को संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किस अनुच्छेद को कहा था? अनुच्छेद नंबर 32 को, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था आर्टिकल नंबर 32 को, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है? यानी अगर कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म निकला है तो सभी नागरिकों को समान रूप से यह अवसर दिया जाएगा कि वो उसके लिए फॉर्म वगैरह फिल कर सके। तो ये आर्टिकल नंबर जो है वो 16 के अंतर्गत दिया गया है, सभी को नौकरियों में समान अवसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संबंधी प्रावधान है? तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो अनुच्छेद नंबर 21 को हटाया गया था। ये क्या था? ये संपत्ति का अधिकार था। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो ये था 44वां संविधान संशोधन 1978। अब इसको याद रखिएगा, 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इस तरह से 78 होता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को संविधान की मूल श्रेणी से हटा दिया गया था? मतलब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया था। ये था 1978। अब आप कहेंगे सर एक ही प्रश्न आपने 3 तरीके से क्यों बनाया? क्यों 3 तरीके से ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, और भी कई तरीके बन सकते थे, लेकिन मैंने ये मोस्ट पॉसिबल जो वेज है वहां से ये प्रश्न बना के आपको यहाँ पर दिया है, ताकि आप हर तरह से क्वेश्चन को समझ सकें। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन वर्णित है? तो संविधान संशोधन जो है आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत वर्णित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो आर्टिकल नंबर
32 के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और शिकायत कर सकता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? अब अगर किसी के मौलिक अधिकारों को हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के पास शिकायत करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबेस कॉर्पस, परमादेश यानी कि मैंडमस, अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटू, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी। तो याद रखिएगा 5 प्रकार की रिट हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, फिर कभी इनके बारे में हम आपको डिटेल में वीडियो बना करके प्रोवाइड कर देंगे। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? अभी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया कि आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट को रिट जारी करनी हो तो आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में डीपीएसपी यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 के बीच में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद है 39। बहुत बार एग्जाम में आया है और ये डिफिकल्ट आर्टिकल्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन चीजों पे वो ध्यान नहीं देते हैं और यही प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है? यूसीसी आजकल तो बड़ा चर्चित मुद्दा है, बना हुआ है, हॉट केक है ना। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल नंबर 44, ठीक है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यानी समान नागरिक संहिता। तो ये आर्टिकल नंबर 44 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा और डिफिकल्ट बन गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 39A क्या है? ये 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। जी हाँ, ये सही है। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल नंबर 40 ये है ग्राम पंचायतों का गठन। जी हाँ, आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन के विषय में बताया गया, एकदम सही बात है। अगला है अगर अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये तो मैंने अभी रिसेंट में आपको बताया, मतलब ये भी सही है। आर्टिकल नंबर 48 न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। जी ये गलत है भाई साहब, ये गलत है। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन जो है एकदम वो सही होगा। मतलब ये जो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण है, ये आर्टिकल नंबर 50 के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? आर्टिकल नंबर 50 के अंतर्गत आता है। और ये आर्टिकल 50 भी बहुत बार पूछा गया। अब मैं आपको याद भी करवा देता हूँ, न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी जो पावर है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण अब मतलब 50-50 हो गया, इस तरह से याद रख सकते हैं। न्यायपालिका 50-50, ठीक है, 50% इसके पास न्यायपालिका, 50% कार्यपालिका, इस तरह से 50-50 करके आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 50 के अंतर्गत आता है न्यायपालिका के से कार्यपालिका का पृथक्करण, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर 48 के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। क्या? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। याद रखिएगा, सिर्फ वही आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसा ही मिलता जुलता है। तो पहला है 44, आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान संहिता। ये फिर से सिविल कोड आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो सही है, 44 है। 45 आर्टिकल कौन सा है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा का उपबंध, ये भी सही है, ठीक है, ये आर्टिकल 45 में ही दिया गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक ICAR करके एग्जाम हुआ था, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था। उसमें ऐसे पूछा गया था कि आर्टिकल नंबर 45 के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख व शिक्षा का उपबंध है? तो उसमें ऑप्शन दिया था 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से अधिक, इस तरह से। तो वहां पर 6 वर्ष से कम वाला टिक करना था, लेकिन लोग इसको कंफ्यूज कर गए थे आर्टिकल 21A से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने थोड़ा यहाँ पर आपको टाइम दिया बताने के लिए। अगला अगर देखेंगे 48A, तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन व वन्यजीवों का संरक्षण, ये भी सही है, ये भी सही है। 51 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये जो है ना, ये आर्टिकल 49 है, जबकि इन्होंने कहा कि 51 है। जी ना, 51 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पर, मतलब ये मिसमैच है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, तो 51 में क्या
दिया गया है। 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश जो है वो आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 51 का में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? अभी मैंने आपको बताया 51 ए है, याद रखिएगा 51 टिक मत करिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि। तो 51 ए में जो है वो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा 51 ए अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अब देखिए मैंने ये प्रश्न ऐसे बनाए, बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो मुझे आता है, बड़ा इजी है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये है 1976। याद कैसे रखेंगे? 42वां संविधान संशोधन है, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 2 6, तो ये आ जाता है 1976। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से 6 आप याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। बहुत सारे लोग इसको टिक करके चले आते हैं कंफ्यूजन में, इसलिए इस प्रश्न को लिया ताकि मैं आपको याद भी करवा पाऊं। अगला प्रश्न है किस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 में 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वो क्या था? वो शिक्षा, मतलब अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दें। ठीक है, मौलिक शिक्षा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? यानी भारत के राष्ट्रपति जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल नंबर 52 में भारत के राष्ट्रपति है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है? किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 53 में जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? 54 निर्वाचन। ठीक है, 54 निर्वाचन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है? आर्टिकल नंबर 60। रेलवे के एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति वर्णित है। 72 यानी कुछ बेहतर किया जा सकता है, किसी को क्षमा करेंगे तो कुछ बेहतर ही होगा, इस तरह से 72 याद रख सकते हैं। 56 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल नंबर 87। ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है। काफी सारे स्टूडेंट्स इस आर्टिकल को छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और ये एग्जाम में आता है। देखिए हर साल जो संसद सत्र शुरू होता है तो उसका पहला जो होता है ना, जब सेशन होता है, फर्स्ट सेशन, साल का पहला सेशन जो होता है, तब राष्ट्रपति जो होते हैं विशेष अभिभाषण देते हैं। वो आर्टिकल नंबर 87 के अंतर्गत आता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? 66। आर्टिकल नंबर 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है? तो आर्टिकल नंबर 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है। हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की शपथ किसमें है? वो आर्टिकल नंबर 60 में है। 9 जोड़ देंगे तो उपराष्ट्रपति की शपथ में आप पहुंच जाएंगे, है ना। मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद नंबर 75 में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 75 में वर्णित है। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। बाकी जो मंत्री परिषद होती है प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ये आर्टिकल नंबर 75 ही है, याद रखिएगा। कौन सा? आर्टिकल नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 76 जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी से संबंधित है।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 108 कई बार एग्जाम में पूछा गया। अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रश्न बहुत बार आया और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं राष्ट्रपति बुलाते हैं तो राष्ट्रपति ही अध्यक्षता करेंगे। जी नहीं, जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, यानी स्पीकर जो होते हैं वो इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 100 में क्या है? अनुच्छेद 100 क्या है? ये है लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत। मान लीजिए किसी बिल पर वोटिंग हो रही है, ठीक है, तो पक्ष और विपक्ष में 50-50% हो गया, ठीक है, पक्ष और विपक्ष में 50-50%। अब पास हो या ना हो, मैच तो ड्रॉ हो गया ना, तो निर्णायक मत जो होता है वो लोकसभा स्पीकर का होता है, वो आर्टिकल नंबर 100 में आता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय विवरण की परिभाषा दी गई? इसको बजट हम लोग बोलते हैं, जबकि बजट जैसा कोई शब्द वर्णित नहीं है संविधान में। इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 112 में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो आर्टिकल नंबर 117 ए बी सी और डी, आर्टिकल नंबर 117 में वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ये आर्टिकल नंबर 85 करता है। कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के गठन किससे संबंधित है? तो 1, 2 का 4, क्या 1, 2 का 4 ये जो है हाई सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, मैं आपको याद करा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से 1, 2 का 4 और हाई कोर्ट से 2, 4 का 1, क्या 1, 2 का 4, 2, 4 का 1, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से 1, 2 का 4 है, हाई कोर्ट से 2, 1 का 4 है, ठीक है। पढ़ेंगे अगला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 1, 2, 3 हमें चाहिए, हाँ महालेक्टो 1, 2, 3 का गाना याद आ गया बचपन वाला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 यानी 123। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी का वर्णन है? तो सीएजी का वर्णन किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो सीएजी का जो वर्णन है वो किसी भी आर्टिकल में नहीं है, तो 148 में आता है। भाई साहब कोई सा आर्टिकल ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है इसमें, तो चलिए ये वाला लिख देते हैं, आर्टिकल नंबर 148। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सीएजी जो है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये आते हैं आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत। अच्छा, अभी जो है रिसेंट में एसएससी एमटीएस के एग्जाम हो रहा है, उसमें 148 ना पूछ करके 149 पूछ लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, ये क्या कर दिया? तो देखिए आर्टिकल नंबर 148 में जो है वो सीएजी की नियुक्ति है, इस सारी चीजों से रिलेटेड बातें बताई गई। आर्टिकल नंबर 149 में जो है वो सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया, आर्टिकल नंबर 149 में, और ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम में अभी पूछा गया है, ठीक है, रिसेंट में अभी जो हो रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 351 जो है वो हिंदी भाषा के प्रचार से रिलेटेड है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के विषय में प्रावधान है? तो राज्यपाल जो है आर्टिकल नंबर 153 के अंतर्गत आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ के विषय में है? तो राज्यपाल की शपथ से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो ये है 159। कौन सा? आर्टिकल नंबर 159। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है 161। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से रिलेटेड है 72। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन है? तो महाधिवक्ता का वर्णन है 165 में। महाधिवक्ता क्या होते हैं? राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं अटॉर्नी जनरल, कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल होते हैं, उसी प्रकार से केंद्र राज्य सरकार के जो
कानूनी सलाहकार होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं। तो महाधिवक्ता जो आते हैं वो आते हैं 165 आर्टिकल के अंतर्गत, अटॉर्नी जनरल आते हैं आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत। दोनों याद रखिएगा एक साथ। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति को अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत। हाँ, अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जी को कुछ परामर्श दे दिया, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उस परामर्श को मानने के लिए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट का काम था सलाह देना, ठीक है, सलाह दे दी, लेकिन राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है कि नहीं हाँ माननी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, वो चाहे माने चाहे या तो ना माने। तो आर्टिकल नंबर 143 है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकते हैं? तो ये आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 137, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों में के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल नंबर 249। कौन सा है? 249। अगला प्रश्न है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत, लेकिन अगर हाई कोर्ट रिट जारी करेगा तो किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत। अभी मैं आपको बताऊं ना, जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है वो आर्टिकल नंबर 32 पूछ ही नहीं रहा है, पूछ रहा है आर्टिकल नंबर 226। हर एग्जाम में पूछ रहा है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो इस तरह का ये हाल हो गया, ये वाला आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि यही बार बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नदी जल विवाद से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 262 जो है वो नदी जल विवाद से रिलेटेड है। कौन सा अनुच्छेद सरकार की संचित निधि के विषय में बताता है? तो आर्टिकल नंबर 266 जो है ये संचित निधि से रिलेटेड है। कौन सा अनुच्छेद सरकार की आकस्मिक निधि के विषय में बताता है? तो 267 जो है वो आकस्मिक निधि के विषय में बताता है। कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है? 243, आर्टिकल 243 पंचायतों के गठन से संबंधित है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? देखिए, पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो हुआ करता था मौलिक अधिकार, इसको आर्टिकल नंबर 31 के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन इसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, और वर्तमान में इसको रखा गया है आर्टिकल नंबर 300A में। कहां रखा गया? आर्टिकल नंबर 300A में इसको रखा गया है। इसको वैधानिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार बोलते हैं। कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग का वर्णन करता है? तो आर्टिकल नंबर 324 जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 338 संबंधित है, ये वाला ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इसको फोकस कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं एम्फेसिस करके, ये वाला बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से रिलेटेड है। 338 के 3 आर्टिकल हैं, मैं आपको बताता हूं। अगला वाला है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है? याद रखिएगा, ये 338A है। कौन सा है? 338A। अभी हमने जो पढ़ा 338 था, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। 338A जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। और अगला जो है 338B, ये अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 3 आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं इनको आप घोल के पी जाइए, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद जीएसटी के विषय में? तो 279 जो है ये आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है। किस संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था देश के अंदर? तो 101वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया था। संविधान का कौन सा आर्टिकल था? 279A था। और याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कौन सा बिल था, तो 122वां बिल था। याद रखिएगा, पूरा 122वां बिल था। 101वां संविधान संशोधन था, लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। आर्टिकल था 279A। इतना ही प्रश्न पूछता है। कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं पर जोर देता है?
अब ये वो आर्टिकल है जो लोग नहीं पढ़ते लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये आर्टिकल्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये 350 ये बताता है कि प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में ही शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जाए, मतलब वहां की जो आम बोलचाल की भाषा है उसी में शिक्षा प्रदान की जाए। इससे बच्चों के लिए आसानी होती है चीजों को सोचने समझने में। कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? तो संघ की राजभाषा से संबंधित है आर्टिकल नंबर 343, बहुत बार पूछा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यह है आर्टिकल नंबर 312। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो 352। ठीक है, 4 जोड़ देंगे 356 आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका राज्य आपातकाल। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है राज्य के अंदर तो राष्ट्रपति वहां पर आपातकाल की घोषणा करते हैं और ये होता है आर्टिकल नंबर 356 के अंतर्गत। 4 जोड़ते चला जाइए, 52 4 56 4 60 वाला हो जाएगा आपका राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल फिलहाल आज तक नहीं लगा और ये आर्टिकल नंबर 360 के